नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विश्वविद्यालय के एक छात्र से। हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के एक कोने में बसा हुआ विश्वविद्यालय है, जिसमें यूपी, बिहार और तमाम देश के लड़के वहाँ लड़के-लड़कियाँ पढ़ने जाते हैं। पिछले दिनों हिंदी विश्वविद्यालय में एक मामला होता है और एक छात्र को निलंबन की नोटिस मिलती है। और ये जो विश्वविद्यालय है काफ़ी लंबे समय से ये विश्वविद्यालय विवादों में है। तो आज हम जिस छात्र का निलंबन हुआ है, उस छात्र से जानने-समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। चूँकि पिछले दिनी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था और दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया आने वाली थी। क्या मैटर हुआ, क्या हुआ कि राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम कैंसल हो गया, छात्र इस पे कुछ अपना मत दे रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन अपना कुछ अलग मत दे रहा है। उसके बाद एक छात्र का निलंबन और इसके पहले भी लगातार अलग-अलग तरीकों से छात्रों की प्रताड़ना। इसको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जिस छात्र को निलंबित किया गया है, वो पीएचडी स्कॉलर हैं। उनको विश्वविद्यालय और हॉस्टल से निलंबित कर दिया गया है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्यों निलंबित किया गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन का रुख इस पूरे मामले पर क्या है? छात्र क्या माँग कर रहे हैं और किस तरह से पूरे इस मामले को हम समझाने की कोशिश करेंगे। राजेश जी पहला सवाल तो यही है मैं आपके निलंबन पर आऊँगा और मैं उसी पर बात करने के लिए भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था पिछले दिनों बहुत सारे चैट्स वगैरह भी मैं बताते चलूँ कि कुलपति महोदय के लीक हुए हैं या जैसे भी वो चैट्स बाहर आए हैं, उसको भी लेकर के बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि पिछले दिनों क्या हुआ ऐसा कि राष्ट्रपति महोदया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आने वाली थी और अचानक वो कार्यक्रम कैंसल हो गया। आप लोगों का कुछ और मत था मतलब छात्र कुछ और कह रहे थे, प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और कह रहा था। तो क्या है वो मैटर क्या था? किस वजह से वो दीक्षांत समारोह राष्ट्रपति महोदय का आना कैंसल हुआ था? देखिए अगर पूरा विवाद देखा जाए तो सारी योजनाएँ, सारी तैयारियाँ जिला प्रशासन ने पहले ही कर रखी हुई थी, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कर रखी हुई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सेवाग्राम में एयरपोर्ट की व्यवस्था ना हो पाने की वजह से या चाहे दूसरे कारण बता रहा है कि राष्ट्रपति महोदया का आना कैंसल हुआ। लेकिन जो हम लोगों के पास इंटरनल आउटपुट्स आ रहे हैं कि लंबे समय से रजनीश शुक्ल हमारे जो कुलपति हैं वर्तमान में उनकी कार्यविधि या चाहे उनका निजी जीवन वो सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म पे सभी को पता चल जा रहा था। इस क्रम में अगर देखा जाए तो 1 जुलाई को सुबह के वक़्त उनके आवास पे एक घटना घटित होती है। इस प्रकरण को पूरा दबाने की कोशिश किया जाता है। नहीं, मैं आपको और बीच में थोड़ा रोकूँगा। वो घटना क्या थी उसके बारे में मैं आप कहें तो अभी बात कर लें, नहीं तो इस पूरे मामले को बताने के बाद उस घटना के बारे में भी आप बताइएगा। जी। हाँ, तो मैं घटना ही बता ही देता हूँ। प्रत्यक्षदर्शी मैं नहीं था, लेकिन जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे नाम ना लिए जाने की शर्त पे या चाहे दूसरी सारी चीज़ों को कहते बोले कि बताते थे कि 2 महिला कुलपति आवास पे थीं और उनके बीच में मारपीट होता है और इस मारपीट के दौरान महिला ने हमारे कुलपति को उनके साथ अच्छी खासी हाथापाई होने के बाद सुरक्षाकर्मी आता है, सुरक्षाकर्मी वहाँ पे लगे सारे सीसीटीवी कैमरे को डैमेज कर देता है, उसके केबल्स तोड़ देना और उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में जो महिला कर्मचारी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो तत्काल महिला छात्रावास से महिला सुरक्षा कर्मियों की बुलाया जाता है, जिनकी संख्या महज़ 2 थी। तो जो महिला के ऊपर आरोप लगा रही थी मारपीट और वो सारी घटना को उठा के उसको उसके आवास पे लेके चलाया जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय में कार्यरत एक महिला और डिस्टेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत एक शिक्षिका के और रजनीश शुक्ला के बीच का विवाद बताया जाता है। इस विवाद को सुनने के बाद विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी और उच्च अधिकारी में आप नाम ज़िक्र नहीं करना चाहिए, लगभग सभी को पता होगा कि उच्च अधिकारी में अभी हनुमान प्रसाद शुक्ला से लेके जो उनके नज़दीकी हैं, ठीक है, वो ठीक। आते हैं जी।
और उस महिला शिक्षिका को उसके आवास पे कैद कर दिया जाता है। कैद करने के बाद वो महिला शिक्षिका सुरक्षा कर्मी से उस फ़ोन लेके 112 पे फ़ोन करती है और कुलपति पे काफ़ी संगीन आरोप लगाती हैं कि संगीन आरोप में अगर आप देख सकते हैं कि शोषण की, और शोषण क्या कहूँगा मैं, यौन शोषण की कहूँगा कि वो चीज़ें कहती है। उसका कहना होता है कि मेरा फ़ोन ले लिया था, फ़ोन मेरा वापस लिया जाए, उसमें बहुत से डाटा हैं जो कि कुलपति डिलीट मार देगा। और इस घटनाक्रम के बाद पुलिस आती है और पुलिस आके जो भी एविडेंस वगैरह इकट्ठा करना या चाहे जो भी करना होता है करके चली जाती है। ये इस घटना का संज्ञान ऊपर के शीर्ष अधिकारियों के ऊपर मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंच चुकी थी। तो हम लोगों को जो पहली बातें समझ आ रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के जो भी शीर्ष अधिकारी या चाहे जो भी रहेंगे, ये सूचना वहां तक पहुंच चुकी थी कि विश्वविद्यालय के कुलपति का ये माहौल है। और अभी हालिया घटना की अगर बात की जाए तो शायद 20 तारीख से पहले सभी के व्हाट्सएप मेल के माध्यम से या चाहे दूसरे माध्यमों से लगभग 24-25 स्क्रीनशॉट आते हैं। स्क्रीनशॉट ये होते हैं कि वो कुलपति और एक और अन्य महिला है, यहाँ पे यानी कुल 3 महिलाएं हो चुकी हैं। स्क्रीनशॉट आते हैं, हाँ, लगभग 25 के आसपास की संख्या होती है। तो उसमें कुलपति महोदय एक प्रेम प्रलोभन वाला वार्तालाप, और ये मैं इस स्क्रीनशॉट की पुष्टि मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ। और जो कहते हैं कुलपति आवास पे जो घटना घटित हुई है, मैं भी इसको, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्या उस स्क्रीनशॉट का खंडन या जो पूरा मामला आप बता रहे हैं कुलपति आवास में घटित हुआ है, इस मामले का खंडन और जो स्क्रीनशॉट अभी वायरल हो रहे हैं, भड़ास मीडिया और तमाम चैनल उस पे छाप रहे हैं उस स्क्रीनशॉट को, तो क्या उस स्क्रीनशॉट को लेकर के या उस मामले को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन का या कुलपति महोदय का स्वयं का खंडन आया है? अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। क्योंकि हम लोग पहले दिन से, क्योंकि ये सारी घटनाएं जब हो चुकी थी तो पहले दिन से लिखित रूप में मांग कर रहे थे कि कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। और जब कुलपति सीधे तौर पे शामिल हो तो हम लोग उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि वो संवैधानिक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लगातार इस विश्वविद्यालय में 2019 से अनैतिक ही काम हो रहे हैं। चाहे छात्रों का निलंबन करना हो, बिट्टू जैसे छात्र का बीकॉम से बगैर उसकी अनुमति के बीकॉम में स्थानांतरण कर देना हो, और अभी हमारी एक शोध छात्रा है, उनके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार हुआ था, उसकी शिकायत किए जाने के बाद भी 3 महीने बाद कोई कार्रवाई नहीं होना। तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि कुलपति महोदय या चाहे प्रशासन के जो उनके शागिर्द रखे हुए हैं, मैं शागिर्द शब्दावली इस्तेमाल करूंगा जी, कि वो छात्रों के पक्ष में काम करें, वो कुलपति के इशारे पे सारे कार्य कर रहे हैं। और रहा स्क्रीनशॉट का, जो हम लोग स्क्रीनशॉट पढ़ के समझ आया है कि उस स्क्रीनशॉट के आधार पे कुलपति महोदय प्रलोभन देते हैं उस महिला को 2 साल से कि मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, रिक्रूटमेंट तुम्हारी पूरी कर दूंगा, तुमको एक अच्छे पद पे बैठा दूंगा। और आपत्तिजनक बातें, उसमें एक और चीज आता है कि महिला ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था, तो उसका भी जिक्र आता है। और एक एचपी प्रसाद, और एचपी प्रसाद क्या, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो एचपी प्रसाद शुक्ला हमारे बीच में कौन है, सॉरी एचपी शुक्ला कौन है, ये हमें लगभग सभी जान ही रहे। बिल्कुल। तो आत्महत्या की सूचना उनको भी दी जाती है कि ऐसी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। और एक ईमेल का भी जिक्र आता है जिसमें क्या कहते हैं, कुलपति की बेटी रोमसर शुक्ला और इनकी ईमेल आईडी का जिक्र आता है। तो इन दोनों ईमेल आईडी का जिक्र नहीं, मैं पुष्टि में नहीं करता, सिर्फ मैं स्क्रीनशॉट जो हमारे पास आ रहे हैं उसके आधार पे ये चीजें समझ आती हैं कि कुलपति महोदय प्रेम का झांसा देना, 2 साल तक परेशान करना, नौकरी ना देना, यहाँ तक सोचिए कि संवेदनशील जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, संवेदनशील दस्तावेज तक का वो जिक्र करते हैं उसमें। तो यानी आप एक तरह से क्या कहते हैं, श्रम अधिनियम और दूसरे अधिनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं कि कल किसके रिक्रूटमेंट में फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला है, आप पहले ही उस व्यक्ति को बता रहे हैं। तो ये जघन्य अपराध है, यानी एक यौन शोषण की घटना और दूसरा नियुक्तियों और दूसरे इन सब चीजों को लेके
क्या कहा जाए कि पहले ही सूचना सार्वजनिक कर देना। अच्छा, मैं ये पूरा मामला जो राजेश सारथी जी बता रहे हैं, ये वो मामला है जिससे छात्रों को लगता है कि ये जो पूरा मामला हुआ है और इस पूरे मामले की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन को थी, इसलिए राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम जो है विश्वविद्यालय से कैंसिल किया गया। क्या मैं सही हूँ? मतलब छात्र यही हाँ, समझ रहे आप ये हैं यही कि चीज़ कह सकते हैं क्योंकि पूर्व में दूसरा जो घटनाएँ दूसरा हुई थी। दूसरा मेरा सवाल है कि पिछले दिनों जो पूरा मामला हुआ और आपने जो फ़ेसबुक पे पोस्ट वगैरह किया है, एक एक दलित प्रोफ़ेसर कुलपति महोदय के पास बैठे हुए हैं और उसको लेकर के छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की व्यवस्था है। उसपे आपने भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि जो पोस्ट आपने डाला है, उससे उसको विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह से देख रहा है कि इस तरह के पोस्ट जो है, विश्वविद्यालय की छवि को खराब करने का काम करते हैं, इसलिए आपका निलंबन हुआ है। ये कारण है देखिए या मैं मैं नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये कारण है या इसके पीछे कोई और कारण है? क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर मैं बताते चलूँ कि इन तमाम मुद्दों पर उस विश्वविद्यालय में 2-4 छात्र मात्र ऐसे हैं जो लगातार बोलते आ रहे हैं। उस छात्रों में से राजेश सारथी भी एक छात्र हैं, जो इन पूरे मामले को लगातार अपने सोशल मीडिया पर प्रमुखता से उठा रहे हैं। तो राजेश जी, क्या ये मामला है या इसके पीछे ये मामला है कि आपने इस तरह से पूरे मुद्दे को उठाया, प्रशासन के संज्ञान में लाया, उस महिला के समर्थन में आपने आवाज़ उठाई और इस तरह से किया, तो निलंबन हुआ है या इस पोस्ट की वजह से निलंबन हुआ है? देखिए राजेश पोस्ट कोई आधार नहीं है, पोस्ट आधार नहीं है। जो जी, कहते हैं प्रो वीसी हमारे रागिड़ साहब हैं, उन्होंने जी, तो पहली बात है कि जब मेरे को 21 तारीख को ऑफिस में बुला रहे हैं 4 बजे, मुझे कुछ नहीं पता था कि शिकायत क्या है। सिर्फ एक जी, नोटिस भेज दिया जाता है कि आपके ऊपर कार्रवाई हुई है, जो आदिवासी शिक्षक जो हैं हमारे स्त्री अध्ययन विभाग में ही है, उसके एवज में आपको जाके प्रोफेसर आगिट और अनुशासन समिति, मैं कथित अनुशासन समिति कहूँगा क्योंकि नियमों का कोई पालन ही नहीं किया गया था। मुझे पूर्व में सूचना देनी चाहिए थी कि कौन अनुशासन समिति में है, मेरे ऊपर क्या क्या शिकायत है, ये क्या सारी चीज़ मैं एक सवाल जोड़ना मैं चाहूँगा इसमें, क्या ये पूरा जो नोटिस निकाला गया, निलंबन हुआ, क्या इस पूरे मामले को लेकर के कोई आपको इससे पहले कारण बताओ नोटिस या कोई वार्निंग दी गई अ थी अ, कि आप इस तरह से ऐसी कोई सूचना नहीं है। बमुश्किल 6 से 7 घंटे में पूरी आनन-फानन में असंवैधानिक तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है। बाकायदे मैंने उनको मेल करके कहा है कि पहले मुझे शिकायत दीजिए, अनुशासन समिति में क्या है, वो मेरे को बताइए, फिर मैं अपना पक्ष रखता हूँ। ठीक? आते हैं मेन विषय में, मूल विषय को भटकाने का सबसे बड़ा ज़रिया है, एक आदिवासी शिक्षक को आगे कर दिया गया। और वो आदिवासी शिक्षक अभी नवनियुक्त है। भाई हमारी भी भावनाएँ आहत हुई कि रजनीश शुक्ला भी एक प्रोफ़ेसर की उपाधि लिए हुए हैं और ये हमारे आदिवासी प्रोफ़ेसर भी एक प्रोफ़ेसर की उपाधि हैं। लेकिन आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर पे एक वीसी होने के नाते पैरों में बैठा के माल्यार्पण या चाहे जो भी आप करवा रहे थे, आप अपने पैरों में बैठाए हुए हैं। यानी एक स्वर्ण शिक्षक, एक आदिवासी शिक्षक को अपने पैरों के पास बैठा रहा है, तो क्या मेरी भावनाएँ आहत नहीं हो रही है? संविधान तो नहीं है ना? उनके अनुसार संविधान अगर चीज़ें होती, संवैधानिक चीज़ें अगर होती, तो आप अगल-बगल सामने बैठे होते। तो मुझे ये बुरा लगा था। इस चीज़ को मैंने बहुत सरल शब्दों में लिखा था, उनका परिचय दिया था, उसके अलावा कुछ नहीं दिया था। और आप पोस्ट भी देखे होंगे तो कुछ चीज़ें लिखा ही नहीं हुआ है, ना के बराबर शब्दावली है। मूल विषय ये नहीं था। मूल विषय ये था कि मेरी आवाज़ को कैसे खामोश किया जाए, क्योंकि 1 जून 2023 को कुलपति आवास पे क्या घटना घटित हुई और स्क्रीनशॉट जो अभी सर्कुलेट हो रहा है, कथित कुलपति से जुड़ा हुआ, इन सब विषयों को लेके मैं लगातार इन विषयों को लगातार उठा रहा था, तो उनकी आँख की किरकिरी बना हुआ था। तो एक दलित आदिवासी शिक्षक को इन्होंने आगे किया और झूठे प्रकरण का संज्ञान दिया और महज़ 6-7 घंटे में कार्रवाई करते हुए मेरा निलंबन कर दिया गया। और आश्चर्य की बात है कि इसी प्रकरण को लेते हुए स्थानीय थाने पे यानी रामनगर थाने पे मेरे खिलाफ भी झूठी शिकायत भी दी गई है।
जी। तो ये मुझे भी पता है कि ऐसी झूठे आरोप लगा के कानूनी कार्रवाई करने के भी चक्कर में हैं। और जी। आश्चर्य की एक बात होगी कि एक प्रकरण मेरे साथ 22 में दिसंबर 2022 में घटित हुई थी। उस दौरान भी मेरे ऊपर एक झूठा आरोप लगाया था स्क्रीनशॉट का, और एक एफआईआर करवा दी गई थी। और अभी कुछ दिन पहले उस एफआईआर का चार्जशीट लंबे समय से फाइल नहीं हो रही थी। और मैं खोल के अभी हाल-फिलहाल वेबसाइट देखता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पुलिस से संबंधित जो होती हैं, तो जो अब तक चार्जशीट दायर नहीं हुई थी, वो 16 तारीख को उसमें एक और एक्स्ट्रा आईटी एक्ट ऐड करके मेरे को कोर्ट में बुलाया जा रहा है। तो एक सोची-समझी रणनीति के तहत, क्योंकि पिछला 1 तारीख वाली जी, जी, जी। हाँ। 1 तारीख के बाद मैं ये जो कुलपति आवास पे घटना घटित हुई, उसके बाद से मैं लगातार उठाने लगा, क्योंकि ये महिला से संबंधित था, यौन शोषण नियुक्तियों से संबंधित था, नियुक्तियों में कैसे धांधली हुई, इससे संबंधित था। इन विषय को मैं लगातार उठा रहा था। इसकी वजह से अब उनको समझ आ गया कि मैं चुप रहने वाला हूँ नहीं, गलत का विरोध करूँगा ही। अच्छा, पिछले दिनों इसी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में ही तमाम प्रोफ़ेसरों की नियुक्तियों को लेकर के भी तमाम सवाल उठे थे, जिसमें आप लोगों ने उस बात को प्रमुखता से, मुखरता से उठाया था। एक बार उस मामले के बारे जी, में मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या है वो नियुक्ति वाला मामला? क्योंकि चूँकि ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में जब से नए कुलपति आए हैं, अ, आते ही शुरू में मैं तब उस विश्वविद्यालय का मैं बताते चलूँ कि मैं भी उस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। 5 साल मेरा बैचलर और ग्रेजुएशन बैचलर और मास्टर दोनों वहीं से हुआ है। तो राजेश जी आपको याद होगा कि माननीय कुलपति महोदय जब आए थे, तो उस समय अम्बेडकर जयंती कुछ छात्रों ने मनाई थी, उसमें 5 छात्रों का 5 या 6 छात्रों का निलंबन हुआ था। नहीं, नहीं, जिसमें नहीं, नहीं, ये घटना है काशी राम जी की पुण्यतिथि, और देश में कांशीराम जो जी के पुण्यतिथि संप्रदाय पर जिसमें चंदन सरोज और कई छात्रों को भी निलंबित किया गया था। 6 छात्रों का निलंबन किया 6 गया था। छात्रों का निलंबन हुआ निष्कासन किया था। था नि हाँ, निष्कासन किया गया था, निलंबन नहीं, निष्कासन हुआ था। निष्कासन किया गया था। तो मैं इसलिए इस पूरी बात को जानना चाह रहा हूँ कि जब से नए कुलपति की नियुक्ति हुई है उस विश्वविद्यालय में, तब से ये देखा जा रहा है कि अ, किसी खास वर्ग के छात्रों को, किसी खास विचारधारा के छात्रों को खुला छोड़ा गया है और कुछ खास विचारधारा के छात्रों को जो लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल कर रहे हैं, जो लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे आपको इसमें घसीटा जा रहा है एक आदिवासी प्रोफ़ेसर को लेकर के। तो मैं सिलसिलेवार तरीके से इसलिए ये चीज़ों को जानना चाह रहा हूँ क्योंकि वो नियुक्ति का मामला भी उस विश्वविद्यालय से जुड़ा है और उस पर भी काफ़ी मुखरता से आप लोगों ने बोला था। मैं उस बात को जानना चाहूँगा क्या था वो नियुक्ति का मामला? मैं नियुक्ति के मामले से आता हूँ, शुरुआती आते हैं 19 में जब ये इन्होंने कार्यभार सँभाला था, तो जी। शायद इनको एक एजेंडे के तहत लाया गया होगा, मुझे नहीं पता कि लेकिन एक विशेष विचारधारा जो अभी वर्तमान में सत्ता है, यानी कहूँगा कि दक्षिणपंथी विचारधारा को पनपने फूलने के लिए सहयोग पूर्णतः विश्वविद्यालय प्रशासन करता आया था। अन्य विचारधारा चाहे समाजवादी हो, गांधीयन हो या चाहे वामपंथी, उनको खत्म किया करने की कोशिश की गई। तो उस दौरान हम लोग ने आप तो थे ही कि काशीराम जी की पुण्यतिथि और प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड राइटिंग का कार्यक्रम किया था, जी, और जी, कार्यक्रम करने के महज़ 2 घंटे के अंदर हम लोगों का निष्कासन आ जाता है 6 निष्कासन। छात्रों का। जी, इस क्रम के बाद अगर देखा जाए तो दूसरा क्रम आता है ऑनलाइन, कोविड के दौरान ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का। जी, जी। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के दौरान घर बैठे जो इन्होंने पीएचडी प्रवेश लिया है लगभग 250 के आसपास, 20 और 21 में। तो आश्चर्य की बात है कि वो सिक्योरिटी रीज़न या चाहे जो भी को हवाला देते थे कोरोना की, हाँ, एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोरोना है इसलिए आप सेंटर पे नहीं आ सकते हैं। लेकिन और विश्वविद्यालय है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा भले डिले कर दे रहा था, लेकिन ऑनलाइन लेने में सेफ नहीं समझ रहा था। इन्होंने जो ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा ली है, एक तरह से कहा जाए कि एक छोटा-सा भी तकनीकी जानकारी रखने वाला बच्चा, जी, वो आराम से अपने फ़ोन से या लैपटॉप से घर में बैठ के ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे कैमरे के पीछे कौन बैठा है, कौन मेरा सहयोग कर रहा है,
नकल करवाने में किसी को नहीं पता होगा। तो प्रवेश परीक्षा जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा हुई है, उसमें एक बड़े स्तर पे धांधली है, जो कि धांधली हुई है, जो कि एक जाँच का विषय है। इस विषय जी। पे भी मैंने लगातार लिखा था, बोला ये था और यहाँ तक कि रजिस्ट्रार के प्रोफेसर की नियुक्ति वाला मामला क्या था? ये प्रोफ़ेसर की नियुक्ति वाला मामला अगर देखा जाए तो अयोग्य, ट्रांसपेरेंसी कहीं भी नहीं रह रही है। कोई भी कैसे? सूचना आ रही है और ट्रांसपेरेंसी के पहले ये था कि सारी सूचनाएँ वेबसाइट पे मिल जाया करती थी। जी। लेकिन टीचरों की नियुक्तियाँ कब हो रही हैं, कौन-कौन आ रहा है, क्या प्रोसेस है, ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है। हमें बस एक पता चल रहा है कि अच्छा इनकी नियुक्ति हो गई है फलाना डिपार्टमेंट में। जी। ये पर्सनली मेल कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति हो रही है। फाइनल लिस्ट में अगर ध्यान दिया जाए, तो एक फाइनल कथित फाइनल लिस्ट मैं कहूँगा कि वो सामने रख रहे हैं वेबसाइट पे 2-4 दिन के लिए और लेकिन अगर वेबसाइट के आर्काइव में जाके अगर आप उस सूचना को ढूँढ लें, तो कहीं नहीं मिलेगी। जी। तो जो एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए था कि एक सिविल सोसाइटी का पर्सन उस सूचना को निकाल के जाँच कर सके। इसी के एक प्रकरण मैं बताता हूँ, कानपुर के एक केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक हैं। उन्होंने नागपुर हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के रखा हुआ है। 2020 या 22 में उनकी नियुक्ति हो गई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जी। और पहले तो उनको नियुक्ति दे दी जाती है और महज़ 18 या 20 घंटे के अंदर फिर उनकी नियुक्ति वापस ले दी जाती है और कहा जाता है नहीं, नहीं आपका नहीं किसी और का हुआ था। इसके खिलाफ उन्होंने याचिका तक डाल के रखी हुई है, जो कि अभी चल ही रही है प्रक्रिया। तो कई तरीके से हम लोग जो देखते आ रहे हैं कि संदेहास्पद तरीके से जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है। और अभी ये जिस तरह का प्रकरण आ रहा है वायरल चैट में कि मैं आपकी नियुक्ति करवा दूँगा और यहाँ पे सेक्स की डिमांड की जा रही है साफ तौर पे। जी। और दूसरा अगर प्रकरण देखा जाए तो पुरुषों ये से डिमांड शायद किसकी पैसे का तरफ से डिमांड की जा रही है? ये डिमांड किसकी तरफ से की जा रही है? स्क्रीनशॉट के अनुसार अगर देखा जाए, तो हमारे स्क्रीनशॉट में रजनी शुक्ला का नाम ज़िक्र आ रहा है, उनके चैट्स नज़र आ रहे हैं। जी। अच्छा, ये तो ये निलंबन ग को लेकर के आगे आप लोगों का क्या प्लान है? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन मतलब क्या सोच रहा है इसको लेकर के? आप लोग इस पे अब क्या करने वाले हैं? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे पक्ष में कभी नहीं आएगा क्योंकि वो शुरू से ही हम लोगों को बाहर निकालने के फिराक में था। 2019 में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने भी 9 अच्छा, लोगों ने मिलके पिटीशन फाइल एक सवाल और मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि विश्वविद्यालय प्रशासन अगर आप लोगों को या आप जैसे प्रगतिशील छात्रों को बाहर निकालने की सोचता, तो वो आपके एडमिशन के समय ही इस तरह के हथकंडे अपनाता। तो ये बड़ा मतलब कंट्राडिक्शन इसमें हो जाता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन आपको निकालने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन आपको एडमिशन भी दे रहा है। ये हो सकता है कि मैं आपको ये बताता हूँ, मेरा जी। कोर सब्जेक्ट शुरू से मास कम्युनिकेशन रहा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा मास कम्युनिकेशन ही रहा है। मैंने इस बार में मतलब कि 21 वाले बैच में भी मास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड वुमेन्स स्टडी डाल के रखा था। तो शायद हो सकता है कि उनको उम्मीद ना हो कि मैं वुमेन्स स्टडी में भी फॉर्म डाल सकता हूँ। तो जी। उनको ध्यान रहा होगा कि डालेगा तो मास कम्युनिकेशन में ही, इसके अलावा और कहीं और जाएगा नहीं। तो ये हो सकता है कि मेरे प्रकरण में वहाँ से उनको चूक हो गई हो कि मैं जी। दूसरे डिपार्टमेंट में गया हूँ। और दूसरी थोड़ी-सी एक चालाकी हम लोग कर रहे थे कि जो पुराना मेरा पता था, जी। जी। उसमें थोड़ी-सी हेर-फेर की कि मैं अपने मूल निवास का पता डाल दिया। यानी थोड़ी बहुत जो डाटाबेस होता है, उसको थोड़ा-सा इधर से उधर कर किया गया था। जी। जी। अ, अस्थायी तो पता की आगे जगह आगे मैंने आप स्थायी क्या पता बता रहे मेंशन थे? किया। आगे आप क्या बता रहे थे इसमें? क्या है आप लोगों का प्लान अ, आगे? विश्वविद्यालय हम लोग की प्रशासन। जो रणनीति है अभी तो फिलहाल हम लोग 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएँ हैं जी। विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई, चाहे व्यवस्था से जुड़ी है, उनको पत्र के माध्यम से इन सभी की शिकायत दर्ज कर रहे हैं। वो जी। हमारी महामहिम साहिबा हुई, चाहे यूजीसी हुआ, क्या कहते हैं पीएमओ हुआ जी। और वुमेन्स कम क्योंकि महिला हैरेसमेंट का भी मामला है तो हम लोग कोशिश करें क्या कहते हैं वुमेन्स कमीशन को भी ये सारी चीज़ अवगत करा दें। तो जी। पहली कोशिश होगी कि हम संवैधानिक तरीके से जो देश की संवैधानिक संस्थाएँ हैं, पूरे प्रकरण को हम अवगत कराएँ और जी। अंततः गांधी का रास्ता अपनाते हुए हम विश्वविद्यालय के अंदर सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि सत्याग्रह के अलावा हमारे पास कोई और चारा दिखता नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन लेकिन गांधीवादी तरीके से आपकी बातों को मानेगा?
क्या मेरा अगला सवाल यही है कि आपने कहा कि मैं गांधीवादी तरीके से विश्वविद्यालय, मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी, 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 जी। आपने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है के सामने हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अगर गांधीवादी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन आपकी बात को मानता, तो ये निलंबन नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन गांधीवादी तरीके से आपके आपके मांगों को मानेगा या और कोई क्या कैसे करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि विश्वविद्यालय प्रशासन गांधीवादी तरीके से आपकी बातों को सुनेगा, मानेगा। क्योंकि नहीं, सत्याग्रह की मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में विश्वविद्यालयों में जो हुआ है, उस विश्वविद्यालय में जो हुआ है, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन गांधीवादी तरीके को मानता, गांधी के विचारों में विश्वास करता, तो विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह के कारनामे नहीं करता, जो आप चैट लीक की बात कर रहे हैं, जो एक महिला के साथ शोषण की बात कर रहे हैं, जो आपके निलंबन का मामला है, जो कांशीराम के जयंती के दिन निलंबन का मामला है, ऐसे तमाम मामले हैं। जैसे एक महिला के साथ अभी एक लड़की के साथ अभी 2 महीने पहले शोषण का छेड़खानी की मामला है। घटना। तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन जो रवैया अपना रहा है, वो गांधीवादी तरीके को या आपके गांधीवादी तरीके को वो मानने को तैयार होगा उस पर। देखिए, मैं संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ और दूसरा है गांधी के सत्याग्रह को हम लोग पूर्व में कई बार अपना चुके हैं। तो गांधी जी के सत्याग्रह पे मुझे पूरा भरोसा है और देश का संविधान है ही, तो देश के संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। तो उम्मीद है कि हम लोग हमारी ही जीत होगी। हमारी जीत नहीं होगी, हम बोलेंगे सत्य की जीत होगी। तो ये राजेश सारथी हैं। मैं राजेश सारथी जी आपसे कुछ सवाल जो है वो विश्वविद्यालय से इतर मैं सार्वभौमिक तौर पे करना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ एकमात्र विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। देश के तमाम विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे प्रगतिशील छात्र, जहाँ पढ़ने वाले छात्र, जहाँ सोचने वाले छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से या सरकार से या सत्ता से सवाल करते हैं, तो उनके ऊपर इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय तक सीमित मामला नहीं है? ये एक बड़ा मामला है जिसको एक सार्वभौमिक तौर पे देखा जाना चाहिए, एक बड़े स्तर पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह हिंदी विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें किसी छात्र को सवाल उठाने पर, किसी छात्र को क्वेश्चन करने पर प्रशासन को वो उसका उसका निलंबन हो जाता है, उसका निष्कासन हो जाता है। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि 2014 से जिस तरह से वर्तमान तानाशाह सत्ता देश में आई हुई है, जहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी आज खतरे में अभिव्यक्ति की आज़ादी छोड़िए, संविधान आज खतरे में आ चुका है। तो विश्वविद्यालय में या चाहे किसी भी संस्थान में उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक उम्मीद ये रख सकते हैं कि गलत के खिलाफ संघर्ष करेंगे। एक ना एक दिन तो सत्य की जीत होगी। तो इस उम्मीद के साथ हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, संघर्ष तो ज़रूर करेंगे, शोषण तो होने नहीं देंगे। तो विश्वविद्यालय अगर देखा जाए तो जैसे ही ठेके पे दे देता तो खाने की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही थी और खाने के से संबंधित शिकायत करने पे क्या कहा जाए तो एक तरह से मनमाने ढंग से कार्रवाई मेस कर्मी के ऊपर नहीं या चाहे मेस ठेकेदार के ऊपर नहीं, छात्रों के ऊपर कार्रवाई हो जाती थी। तो इसी दौरान विवेक के साथ भी यही घटना हुई। मेस के खाने को लेकर शिकायत किया, उस पे झूठे आरोप लगाए गए और तत्काल उसका भी निलंबन कर दिया जाता है। बाकायदे सॉरी निलंबन कह रहा हूँ मैं, निष्कासन कर दिया जाता है। हाँ, और आश्चर्य की बात है कि खाने की शिकायत को लेके किसी छात्र का निलंबन कर दिया जाना और क्या कहते हैं ना, प्रक्रियाएं आप देखेंगे तो शायद विश्वविद्यालय प्रशासन या चाहे प्रशासनिक अधिकारी नियमावली पढ़ना भूल गए हैं या शायद पढ़ने की आदत छोड़ दिए हैं कि फटाफट जब उनके पक्ष में अगर छात्र नहीं आते, चाहे उनके पक्ष में चीजें नहीं है, तो छात्रों को तुरंत निलंबन कर दो, निष्कासन कर दो। ये प्रक्रिया अपना दिए हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि मुख मंडूक हो चुके हैं कि जिस काम के लिए उनको पढ़ने पढ़ाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वो काम छोड़ के वो बाकी सारे काम कर रहे हैं। और जो छात्र इन सब चीजों का विरोध कर रहा है, गलत गतिविधियों का, निष्कासन और निलंबन इनके हाथ में रखा हुआ है। तो कुछ छात्र होते हैं डर जाते हैं और इसका एक बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि एक छात्र के निलंबन से
वो एक छात्र पे नियंत्रित तो नहीं रख रहे हैं। विश्वविद्यालय में स्नातक पर स्नातक के छात्रों में एक डर और भय का माहौल बना दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय की गलत व्यवस्था का अगर विरोध करते हो तो बगैर किसी नियम के, बगैर किसी कायदा कानून के सीधे निलंबन। दूसरा इनका तरीका है कि कोई अगर छात्र आता है ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है जो विश्वविद्यालय प्रशासन को अखरता है, तो ये लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स को फ़ोन करके पेरेंट्स के माध्यम से इन पर दबाव बनाते हैं। तो जी ये अपनी कमियाँ नहीं सुधार रहे हैं, बल्कि बल्कि उल्टे ही छात्रों को प्रताड़ित करने के नए-नए तरीके खोज रहे हैं। जी। मेरी आवाज़ जा रही है आप तक? जी, जी। तो ये पूरा मामला है उस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ जो विश्वविद्यालय गांधी की धरती पर बसा हुआ है, गांधी की धरती पर बनाया गया है, इसीलिए कि गांधी के विचारों को, गांधी के तरीकों को देश में, समाज में बताया जाए, सिखाया जाए। यह विश्वविद्यालय गांधी के उस आश्रम जो सेवाग्राम आश्रम है, जहाँ गांधी लंबे समय तक इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए वहाँ रह करके उन्होंने संघर्ष किया। ये विश्वविद्यालय ठीक उस आश्रम से मात्र कुछ ही दूरी पर है और पिछले 3 से 4 सालों में अगर मैं सही हूँ राजेश जी तो जब से नए कुलपति रजनीश कुमार शुक्ला जी आए हैं, तब से यह देखा जा रहा है कि उस विश्वविद्यालय की छवि लगातार धूमिल हुई है। धूमिल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस विश्वविद्यालय का 5 साल छात्र रहा हूँ और उस विश्वविद्यालय की छवि के बारे में जब गिरीश्वर मिश्र जी, जब विभूति नारायण राय जी उस विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे, तो उस विश्वविद्यालय की छवि कुछ और थी। उस विश्वविद्यालय का नाम कहीं और लिया जाता था। लेकिन जब से माननीय कुलपति जिनके तमाम छात्र उनको यशस्वी भी कहते हैं, यशस्वी शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यशस्वी कुलपति जी जब से इस विश्वविद्यालय में आए हुए हैं, तब से विश्वविद्यालय विवादों में रहा है। विवादों में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार कोई छात्रा हो, कोई छात्र हो, लगातार उनको अलग-अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि राजेश जी ने भी आपको बताया कि माननीय कांशी राम जी की जयंती मनाता है, कोई छात्रा जिसके साथ शोषण होता है और वो शिकायत लेकर के जाती है, कोई छात्रा जिसके साथ शोषण होता है और वो शिकायत लेके जाती है विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ, तो उल्टे उस छात्रा को डाँटा जाता है, उस छात्रा को माफ़ी माँगने के लिए मजबूर किया जाता है और कहा जाता है कि आपके साथ कोई शोषण नहीं हुआ। ऐसे मामले उस विश्वविद्यालय में हुए हैं। उस विश्वविद्यालय में किसी छात्र पीएचडी के छात्र को उसके शोध को जमा न करने का लगातार तरह-तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है, कई बार उसके गाइड चेंज कर दिए जाते हैं, अलग-अलग तरीके से पिछले दिनों ये मामला हुआ। कोई छात्र खाने को लेकर के आवाज़ उठाता है, तो उसका निलंबन और निष्कासन होता है। कोई छात्र अ, किसी तरह का कार्यक्रम करवाना चाहता हो, तो उसको उस विश्वविद्यालय में अनुमति नहीं मिलती है। कोई अगर मशाल जुलूस निकालना चाहता है, कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसको उस विश्वविद्यालय में जगह नहीं मिलती है। जबकि उसी विश्वविद्यालय में एक खास विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले छात्रों को अलग-अलग तरीके की सुविधाएँ दी जाती हैं, उन्हें कार्यक्रम के लिए हॉल मुहैया कराया जाता है। उन्हें त एक एक मैं ये बात इसलिए इस बीच जोड़ना चाहता हूँ कि उसी विश्वविद्यालय में गोरख पांडे, जिनका नाम देश दुनिया में सही चलता है। कहा। गोरख पांडे छात्रावास जिसको माननीय कुलपति जो पूर्व कुलपति हैं विभूति नारायण राय जी ने उनके कर कमलों द्वारा उस छात्रावास को नाम नाम दिया गया था और तरह-तरह की सुविधाएँ उसमें दी गई थी। उस छात्रावास में एक गोरख पांडे की मूर्ति लगी हुई थी, जनवादी कवि थे गोरख पांडे। उनकी मूर्ति उस विश्वविद्यालय से चोरी हो जाती है। आप सोचिए कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक विश्वविद्यालय में बहुत छोटा विश्वविद्यालय है, अगर मैं ठीक हूँ तो 3000 4000 छात्र वहाँ पढ़ते होंगे। हर छात्र एक-दूसरे को जानते हैं, एक-दूसरे को समझते हैं। जिस जिस हॉस्टल से गोरख पांडे की मूर्ति चोरी हुई, उस हॉस्टल में हमेशा 24/7 2 गार्ड रहते हैं। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उस छात्रावास से गोरख पांडे की मूर्ति गायब हो जाती है। लगातार जैसे राजेश जी और तमाम छात्र उस पे सवाल भी करते हैं, लेकिन उस मूर्ति को अगर मैं अभी तक सही हूँ, तो उस मूर्ति को अभी खोजा नहीं गया और ना ही कोई दूसरी मूर्ति स्थापित की मैं गई। नहीं, मैं पीयूष जी, मैं आपको ज़रूर इस चीज़ से आपने अच्छा याद दिलाया।
जी हमारे नए कुलपति जो आए हुए हैं, नामकरण नई इमारतें नहीं बना रहे हैं, वो जी। नामकरण को बदलने में, नए नामकरण रखने में बड़ा विश्वास रखते हैं। जैसे और दो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने गोरख पांडे जी, कॉमरेड गोरख पांडे का ज़िक्र किया। जी मैं तो सीधे बोलता हूँ, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंध रखने वाले कुछ छात्रों ने एक भ्रामक एप्लीकेशन दे के पहले तो उनका नाम चेंज करवाया गया, जी। क्योंकि उनको कॉमरेड गोरख पांडे पसंद नहीं थे, क्योंकि क्या क्या कॉमरेड नाम गोरख रखा पांडे गया उनके उस छात्रावास का? संभाजी रखा गया ना, संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज रखा गया है। जी और वहीं पे आप ये देखेंगे कि आने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भवन और दूसरे संघ और आरएसएस से, सॉरी, आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं के नामकरण करना, ये अभी तक आने के बाद कोई नई इमारत की नींव तक नहीं रखे, ना योजना बना के प्रपोजल लिखे हैं। अभी हमारा जैसे जैसे पूरे विश्वविद्यालय में, देश में, जैसे मैं वो जोड़ता चलूं कि जैसे पूरे देश में सरकार कांग्रेस की बनाई इमारतों पर सिर्फ नामकरण कर रही है। मैं ये कहता हूं कि विश्वविद्यालय में अगर आप किसी संभाजी के, सावरकर के नाम और तमाम लोगों के नाम से भी आप रखते हैं, तो छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि आप आप एक महान पुरुष, एक नई ईंट जनमानस तो पर रखिए ना। अब मैं तो ये कहता हूँ, तो आप एक दलवाजी नई सभी ईंट का रखिए। नाम बदल करके आप किसी दूसरे का नाम कर रहे हैं आप, जबकि कोई नया भवन जो है बना करके या नया निर्माण करके किसी व्यक्ति का नाम नहीं रख रहे हैं। आप नाम बदलने वाली पद्धति में ही अभी भी विश्वास कर रहे हैं। जी, आप कुछ बता रहे थे। अभी हालिया घटना जो अभी आई है, अभी शायद 15 अगस्त के आसपास महिला छात्रावास का, नए महिला छात्रावास का उद्घाटन होने वाला है। जी इस छात्रावास की योजना अगर देखा जाए तो पूर्व कुलपति प्रोफेसर ग्रेशर मिश्र हुआ करते थे, उन्होंने इनकी नींव रख के गई थी। तो उस जी दौरान इस हॉस्टल का नाम रखा गया था रानी लक्ष्मीबाई। जी तो ये हमारे नए कुलपति महोदय आए हुए हैं और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से लेके अब उस हॉस्टल का नया नाम रख दिया है लक्ष्मीबाई केलकर। और केलकर को थोड़ा-सा आप पन्ने पलट के देखेंगे तो आप समझ जाएँगे कि किस तरह की वो व्यक्तित्व होंगे और किस तरह के व्यक्तित्व को यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। कि वर्तमान सत्ता नई इमारतें तो नहीं खड़ा कर रहा है, लेकिन इमारतों के नाम ज़रूर बदल रहा है। तो ये कि मैं सीधे कहूँगा कि दक्षिणपंथी विचारधारा से ग्रसित है ये व्यक्ति। जो हमारे वर्तमान कुलपति हैं, वो दक्षिणपंथी, घोर दक्षिणपंथी विचारधारा से ग्रसित हैं। बनी-बनाई व्यवस्थाओं को ये अच्छा, बिगाड़ने में लगे हुए। जी, इस पूरी बातचीत में एक चीज और बहुत अहम हो जाता है कि किसी भी विश्वविद्यालय में एक छात्र, एक शिक्षक का संबंध बहुत ही प्रगाढ़ संबंध होता है। कोई छात्र किसी विश्वविद्यालय में जाता है, जिस शिक्षक से वो शिक्षा प्राप्त करता है, जिसको अपना गुरु मानता है, तो उस विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे शिक्षक हैं, एक शिक्षक संघ भी है। आपके पूरे मामले पर या इससे पहले जो पूरे मामले हुए हैं, उस पूरे मामले पर शिक्षक संघ का क्या स्टैंड रहा है? शिक्षक संघ से जो संवाद हुआ है, तो वो एक सकारात्मक पहल कर रहा है, पूरे प्रकरण को लेते हुए। एक सकारात्मक है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नहीं, शिक्षक संघ से आप लोगों की बात चल रही है? अ, मैं तो डायरेक्टली विश्वविद्यालय के अंदर जा नहीं सकता हूँ, लेकिन जी, जो इन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में संज्ञान दिया हुआ है वायरल वीडियो के प्रकरण को लेके, तो एक सकारात्मकता तो दिखाई दे रही है कि कम से कम इस घड़ी में शिक्षक संघ अभी तक स्टैंड लिया है। आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। मेरे प्रकरण में लिया है कि नहीं लिया ये चीज़ें मैं नहीं कह सकता। लेकिन स्क्रीनशॉट के प्रकरण में इन्होंने संज्ञान लेके लगातार वो विभिन्न तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। इसी विरोध प्रदर्शन के तहत आज गांधी आश्रम जाके शिक्षक संघ के अध्यक्ष और उनके साथी और सहयोगी बाकायदे बापू कुटी में जाके प्रार्थना की है। और कल की उनकी योजना है विनोबा भावे आश्रम में जाके फिर से प्रार्थना करने की। और अगली प्रक्रिया के तहत ये अलग-अलग तरह से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे साथ राजेश सारथी थे और पूरा मामला जो था हिंदी विश्वविद्यालय का, जिसमें तमाम तरह की चीज़ें चल रही थीं और बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थीं। तो इसलिए मैं सामने इस बात को लाना चाहा, क्योंकि मैं उस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। मुझे उस विश्वविद्यालय से
आज भी उतना लगाव है जब मैं वहाँ पढ़ता था, जितना लगाव तब हुआ करता था। मैं चाहता हूँ कि मेरे विश्वविद्यालय के लोग लगातार तरक्की करें। मैं नहीं चाहता कि उस विश्वविद्यालय में जिस विश्वविद्यालय में लोगों को बोलने लगातार आवाज उठाने की कभी शिक्षा दी जाती थी, गलत के खिलाफ खड़ा होने की शिक्षा दी जाती थी, उस विश्वविद्यालय में एक छात्र जो लगातार क्वेश्चन कर रहा है प्रशासन से, उसका निलंबन हो रहा है। मैं इसलिए राजेश जी आपके साथ बैठना चाह रहा था क्योंकि तरह-तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही थी, तरह-तरह की चीज़ें और लोगों के सामने भी जा रही थी, कुछ झूठ, कुछ सच। तो इसलिए मैं आपके साथ बैठना चाह रहा था और मैं प्रयास करूँगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कि माननीय कुलपति महोदय इस तरह से आपकी तरफ बैठ कर के हमसे बात करेंगे क्योंकि मैं आ नहीं पाऊँगा वहाँ पे। अगर जी। वो समय देते हैं तो मैं उनका भी पक्ष जानूँगा। विश्वविद्यालय प्रशासन में जो कुलानुशासक हैं या जो प्रशासन है, उससे भी मैं बात करने का प्रयास करूँगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो लोग हमको समय देंगे लेकिन ये ज़रूरी था कि पूरा मामला जो है सामने आए, लगातार बड़े स्तर पे इस मामले को देखा जा रहा है। मैं बहुत कई बड़े पत्रकार, कई बड़े विचारकों से, कई बड़े सामाजिक लोगों से मैं बात कर रहा था, तो वो मुझसे लगातार ये पूछते हैं कई बार कि आपके विश्वविद्यालय जहाँ से आपने पढ़ाई पूरी की है, वहाँ पे इस तरह के मामले चल रहे हैं। तो मैं बोल नहीं पा रहा था कि क्या था पूरा मामला क्योंकि मैं जानता नहीं था। इसलिए मैं आपके साथ बैठा और मैं बताते चलूँ कि पिछले दिन एक छात्र के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी उस छात्र ने 3 महीने का समय दिया था कि उस पे कार्यवाही की जाए, वो अभी तक नहीं हुई है। अगले मतलब परसों मैं उस छात्र से भी रिक्वेस्ट किया उस छात्रा से भी रिक्वेस्ट किया हूँ कि वो जैसे आप पूरे मामले को बता रहे हैं, वो भी आए और पूरे मामले को बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी। अ, हमारी संवेदनाएँ हैं, हमारे जैसे तमाम लोग जो उस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उस विश्वविद्यालय के बारे में आज भी सोचते हैं, वो सारे लोग आपके साथ हैं। मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और विश्वविद्यालय प्रशासन झुकेगा, आपका निलंबन या निष्कासन जो है वो वापस होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।